बाबू ये हूबहू क्वेश्चन पूछ देता है, तो बात को समझना। अगर नहीं कर पाओगे तो मेरी गलती मत देना, सही से पढ़ाए नहीं। हमारा क्लासेस सही कोचिंग क्लासेस जो कि हमारा गोरखपुर में चलता है, ऑफलाइन चलाते हैं। और अगर आप हमसे जुड़ना चाहते हैं और ऑफलाइन जुड़ करके कोचिंग करना चाहते हैं तो आप हमसे मिल सकते हैं, कांटेक्ट कर सकते हैं। खैर जो भी हमारा डिटेल्स है वो डिस्क्रिप्शन में तो दी है। धन्यवाद है आपका अपने यूट्यूब चैनल एसपी क्लासेस में। और फिर से एक बार फिर हमने लेकर के आ गया है आपके लिए एक और नया चैप्टर जो है लाइट रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन। अगर बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो इसका वेटेज बहुत ही ज्यादा है। मतलब अगर बोले कि फिजिक्स में टोटल 4 चैप्टर में से क्वेश्चंस आते हैं बोर्ड में, टोटल हमारे 25 या 26 नंबर के क्वेश्चंस अगर आते हैं या फिर शायद 29 नंबर ऐसे समथिंग आता है, तो मान के चलो 10 या 12 नंबर का केवल इस चैप्टर से क्वेश्चंस आते हैं। तो सोच लो इसका कितना ज्यादा वेटेज है। और इस वेटेज को मद्देनजर रखते हुए इसको हम पूरा एक्सप्लेनेशन सोचे हैं हम एक या 2 वीडियो में हम फुल एक्सप्लेनेशन इसका करा देंगे। और फुल एक्सप्लेनेशन कराने के बाद एक बार फिर जैसे हमारा लेक्चर चल रहा था पीवाईक्यू सॉल्व कराने का, जैसे हमारा सीरीज चल रहा था पीवाईक्यूज लगवाने का, फिर से हम पीवाईक्यूज की तरफ बढ़ेंगे। और एक बार फुल ये हमारा जो भी पॉइंट ऑफ जो भी टॉपिक्स है, ये पूरा टॉपिक्स हम इस चैप्टर में इस लेक्चर में कवर करेंगे। और इसके बाद इसमें रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन दोनों कवर कर लेंगे। और नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक वीडियो आएगा वो आएगा लेंस पे। ठीक है, तो शुरू करते हैं। एक बार फिर स्टार्ट करते हैं। स्वागत है आप लोग का एसपी क्लासेस में। स्टार्ट करते हैं नया लेक्चर, स्टार्ट रिफ्लेक्शन। तो सबसे पहले लाइट को समझते हैं। लाइट क्या होता है? लाइट इज अ सोर्स ऑफ एनर्जी। लाइट क्या होता है बाबू? एक सोर्स ऑफ एनर्जी होता है जिसकी मदद से हम क्या करते हैं, किसी भी ऑब्जेक्ट को हम सीन कर पाते हैं। सीन किस तरीके से? अगर वो कोई ऑब्जेक्ट किसी ऑब्जेक्ट पे लाइट क्या करती है, इंसिडेंस होती है, वो रिफ्लेक्ट होकर के हमारी आंखों पे आती है, तो हम उसको विजिबल कर पाते हैं, तभी हम देख पाते हैं। अगर लाइट ना रहे तो ये पूरा हमारा अंधेरा अंधेरा रहेगा, हम कुछ भी विजिबल नहीं कर पाएंगे। ठीक है, तो इसलिए लाइट हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पे हमने एक बात बोला, लाइट रिफ्लेक्ट होकर के हमारी आंखों पे आती है, तो यानी कि रिफ्लेक्ट कुछ होता होगा चीज, तो वो हमारा रिफ्लेक्शन। तो पहले बस समझते हैं रिफ्लेक्शन क्या होता है। रिफ्लेक्शन होता है द बाउंसिंग बैक ऑफ लाइट। क्या होता है बाबू? द बाउंसिंग बैक ऑफ लाइट ऑन फ्रॉम अ बॉडी। ठीक है, जैसे एक कोई बॉडी है, अगर इस पे ऑब्जेक्ट पड़ रहा है, इससे रिफ्लेक्ट हो रहा है, बाउंसिंग बैक हो रहा है, तो इसी फेनोमेनन को हम क्या नाम देते हैं? रिफ्लेक्शन नाम देते हैं। क्या नाम देते हैं? रिफ्लेक्शन। ठीक है, अभी रिफ्रैक्शन भी बताएंगे किसको बोलते हैं रिफ्रैक्शन। तो रिफ्लेक्शन क्या होता है? द बाउंसिंग बैक ऑफ लाइट इसका रिफ्लेक्शन। बाउंसिंग बैक ऑफ लाइट इसका रिफ्लेक्शन। बहुत ही इजी है, लेकिन बाबू इतना ही नहीं ना आता है। आता जो है वो तो आगे बढ़ेंगे, ये तो क्लास 8 का है। कोई किसी भी पूछूंगा रिफ्लेक्शन होता क्या है तो क्या बता देगा? बाउंसिंग बैक ऑफ लाइट, बाउंसिंग बैक ऑफ लाइट। तो बाउंसिंग बैक ऑफ लाइट इतना ही तो नहीं है, अरे रिफ्लेक्शन बहुत चीजें हैं। किस तरीके से हम हमारा कोई ऑब्जेक्ट अगर देख लोगे, कर्व सरफेस रहेगा, ऐसा कोई मिरर देखे होगे, उसमें हमारा नाक ऐसे चिपटा चिपटा दिखता है, तो वो भी तो रिफ्लेक्शन के ही कारण होता है। ऐसा क्यों होता है हम आगे पढ़ेंगे, बहुत कुछ है रिफ्लेक्शन में। ठीक है, तो समझ गए रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट होता क्या है? द बाउंसिंग बैक ऑफ लाइट फ्रॉम अ बॉडी इज कॉल्ड रिफ्लेक्शन। तो ये हमारा रिफ्लेक्शन हो गया। अच्छा, रिफ्लेक्शन के बाद अगर बोले कि रिफ्लेक्शन जब होता है तो वो किस नियम को फॉलो करता है? मतलब ऐसा तो है नहीं कि कभी भी पड़ेगा कहीं भी रिफ्लेक्ट होता चला जाएगा, इधर उधर कैसे भी कुछ होता होगा उसका नियम रिफ्लेक्ट करने का। तो नियम क्या होता है? लेट से ये हमारा कोई मिरर है, इस पे हमारा ये इंसिडेंस लाइट पड़ा, तो आफ्टर रिफ्लेक्शन ये रिफ्लेक्ट हुआ इस तरीके से। ठीक है, तो इसके लॉज क्या हो जाएंगे? यहां से अगर हम नॉर्मल ड्रॉ करते हैं, नॉर्मल क्या होता है वो इस पे अगर परपेंडिकुलर बनाया जाए उसी को नॉर्मल बोलते हैं।
तो नॉर्मल क्या होता है, इस नॉर्मल से इस एंगल के बीच एंगल आई और ये हमारा रिफ्लेक्ट हुआ एंगल आर। तो लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन यही कहता है एंगल आई इज इक्वल टू एंगल आर। ये हमारा पहला लॉ हो गया। और क्या कहता है, और कहता है कि हमारा जो इंसिडेंस लाइट है, इंसिडेंस रे है, रिफ्लेक्टेड रे है और नॉर्मल, तीनों जो है सेम प्लेन पे क्या होंगे, इंसिडेंस होंगे, सेम प्लेन पे मिलते हैं। ये हमारा दूसरा लॉ हो गया। तो ये हमारा लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन खत्म हो गया। और ये सब टॉपिक बहुत जल्दी खत्म होगा। जब मिरर, जब स्फेरिकल मिरर पे आएंगे तब हमारा मेन शुरू होता है क्लास 10th का। ठीक है, बोर्ड के हिसाब से, बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से थोड़ा शॉर्ट रिवीजन कराएंगे, जल्दी जल्दी खत्म हो जाएगा। ठीक है, बढ़ते हैं आगे इमेज की तरफ। तो इमेज क्या होता है, सोचो। साथ साथ बाबू नोट्स बनाते चलेंगे। अगर नोट्स साथ साथ बनाते चलेंगे तो गारंटी के साथ कहता हूं बाबू, गारंटी के साथ कहता हूं कि पूरा का पूरा जो भी हम सिविल पढ़ा रहे हैं वो पूरा समझ में आएगा। एक बार ऐसे फिर से अगर जो भी लिखे हो फिर से पेज पलट लोगे, तुरंत हमारे माइंड में बैठ जाएगा कि क्या क्या पढ़ाया था। ठीक है, तो मेरा कहना यही है, अगर साथ साथ नोट्स बनाते चलोगे तो अच्छा है, और नहीं चाहना चलो भाई अरे हम तो पढ़ा ही रहे हैं भाई। तो आगे चलो, इमेज क्या होता है। अच्छा, कोई ऑब्जेक्ट है, जैसे हम हैं, शीशा के सामने खड़े होते हैं तो हमारा क्या बनता है, उसमें कुछ भी फिगर वगैरह बनता है ना। तो जो फिगर हमारा बनता है ऐसे, अरे इस पे मत ध्यान दो बाबू, हैं, बस समझ लो कि फिगर बनता है। हम समझ रहे हैं तुम्हारी ध्यान कहाँ जा रही होगी। तो फिगर जो भी बनता है, तो वो जो फिगर बनता है उसी को हम क्या नाम देते हैं, इमेज। और इमेज के फॉर्मेशन के भी कुछ टेक्निक है। क्या टेक्निक है कि जब भी हमारा रिफ्लेक्टेड रे आपस में क्या करती हैं, कट करती हैं, आपस में क्या करती हैं, कट करती हैं, तभी हमारा इमेज का फॉर्मेशन बनता है, अन्यथा नहीं बनता है। जब हम आंख से किसी चीज को अगर देखते भी हैं तो उस पे से हमारे आंखों पे जो रोशनी पड़ती है वो रोशनी अंदर जा करके एक जगह मिलती है, रेटिना पे मिलती है। ठीक है, कलरफुल वर्ल्ड वाले में, ह्यूमन आई वाले में पढ़ोगे, रेटिना पे मिलती है तभी इमेज का फॉर्मेशन होता है। अगर नहीं मिलती हैं तब इमेज का फॉर्मेशन होता ही नहीं है। रेटिना के आगे पीछे अगर मिलने लगती हैं तब हमें धुंधला दिखाई दे। ऐसा बहुत कुछ केसेस आते हैं, वो ह्यूमन आई एंड द कलरफुल वर्ल्ड वाले में पढ़ेंगे, वो भी हम एक लेक्चर ला देंगे। शॉर्ट छोटा सा चैप्टर है, ज्यादा उसका वेटेज भी नहीं है, 3-4 नंबर का क्वेश्चन आ सकते हैं लगभग। तो ये इमेज क्या होता है, जब भी दो रिफ्लेक्टेड रे आपस में मिलती हैं। ठीक है, क्या बोला बाबू हमने, रिफ्लेक्टेड रे कट्स ईच अदर। अगर आपस में रिफ्लेक्टेड रे कट करती हैं तो वहां पे हमारा किसका फॉर्मेशन बनता है, किसका फॉर्मेशन होता है बाबू, इमेज का फॉर्मेशन होता है। अब आ जाओ मिरर, प्लेन मिरर की बात करेंगे। देखो मिरर दो प्रकार के होते हैं, एक प्लेन मिरर, एक स्फेरिकल मिरर। ठीक है, देखो प्लेन मिरर क्या होता है, जिसका सरफेस प्लेन हो वो प्लेन मिरर, और एक ऐसा सरफेस जिसका कर्व हो, जो एक स्फीयर से कट करके बना हो, तो वो हमारा क्या कहलाता है, स्फेरिकल मिरर कहलाता है। तो यहाँ पे बात करते हैं सबसे पहले प्लेन मिरर की, स्फेरिकल मिरर आगे हम पढ़ेंगे। प्लेन मिरर की अगर बात करें तो प्लेन मिरर क्या होता है बाबू, एक ऐसा मिरर, लेट से हमारे पास एक ये मिरर है। ठीक है, तो ये किस तरह का मिरर है, प्लेन मिरर। ये तो हमारी खैर पॉलिशिंग है। ठीक है, पॉलिशिंग को इससे डिनोट किए हैं। और ये हमारा प्लेन मिरर है, इस पे मान लो अगर इमेज फॉर्मेशन देखा जाए, जैसे कि तुम अपने प्लेन मिरर यूज करते हो ना डेली अपना चेहरा को संवारने सजाने के लिए, क्रीम व्रीम लगा लेते हो, लड़कियां ज्यादा यूज करती हैं। खैर हम लड़के तो जनाब जो कुदरत ने दिया है वही दिया है। लड़कियां तो बाबू समझ लो कि उनका नेचर जो है बाबू थोड़ा थोड़ा सोलेनॉइड की तरह है। सोलेनॉइड की नेचर जानते हो ना, जैसे इलेक्ट्रिसिटी बढ़ा दिए तैसे अट्रैक्टिव पावर बढ़ जाता है, और जैसे इलेक्ट्रिसिटी
घटाएं तैसे ही अट्रैक्टिव पावर घट जाता है। सेम उसी जैसा ही मेकअप कर लेंगे तैसा ही अट्रैक्टिव पावर बढ़ जाएगा है। आज जैसा ही मेकअप धो ली आज देख के भी डर लग जाए। चलो आगे बढ़ते हैं बाबू। ये है मिरर, प्लेन मिरर, स्फेरिकल मिरर। प्लेन मिरर की अगर बात करें, मान लो ये तुम खड़े हो प्लेन मिरर के सामने और इस पे रे तुम्हारी बाबू। हाँ एक और बात, इमेज फॉर्मेशन के लिए मिनिमम कितने रे की जरूरत है? 2 रे की। कैसे बाबू? 2 रे रहेंगे तभी तो आपस में कट करेंगे। अब एक का नहीं ना आपस में कट करेंगे, गलत मत समझना है। तो जब भी 2 रे हैं आपस में कट करती है तो एक इमेज फॉर्मेशन के लिए मिनिमम 2 रे की आवश्यकता है। और 2 रे से हम यहाँ पे समझाएंगे, चूंकि इनफाइनाइट रे तो हमारे यहाँ से निकलती है, मेरे बॉडी से, चाहे आपकी बॉडी से, चाहे किसी बॉडी से, किसी ऑब्जेक्ट से इनफाइनाइट नंबर ऑफ रेज निकलती है, तभी हमें ऑब्जेक्ट सीन होते हैं। ये हम 2 रे लेकर के बताते हैं। अगर ये परपेंडिकुलर गया तो ये वापस चला आएगा, और अगर ये यहाँ पे गया तो हम जानते हैं सेम एंगल पे रिफ्लेक्ट होगा। एंगल I इज इक्वल टू एंगल R। तो ये बताओ बाबू, ये यहाँ गया यहाँ रिफ्लेक्ट हुआ, ये यहाँ गया यहाँ रिफ्लेक्ट, मतलब ये इधर की तरफ रिफ्लेक्ट हुआ, ये इधर की तरफ। तो ये बताओ कहीं पे जाकर के ये कट करेंगे, आपस में कट करेंगे? नहीं करेंगे। तो इसीलिए इसको क्या करेंगे, पीछे की तरफ बनाते हैं। अब पीछे की तरफ जब हम इंक्रीज करते हैं इंक्रीज, तो ये हमारा इमेज का फॉर्मेशन हो गया। यहाँ पे कट कर रहे हैं तो यहाँ पे इमेज का फॉर्मेशन हो गया, और इमेज को हम A', B' से डिनोट करते हैं। और देखो बाबू, यहाँ पर एक ध्यान देने वाली बात यह है कि जो हमारा इमेज का फॉर्मेशन हुआ है वो एकदम सेम है। जिस हाइट का ये है उतना ही हाइट का ये भी है। मतलब जितने बड़े रहोगे तुम शीशा में उतना ही बड़े दिखोगे। बाबू ऐसा नहीं हम इतना बड़ा है तो इतना बड़ा दिख जाते हैं, अच्छा इतना बड़ा है तो 81 दिख जाते हैं। भाई सेम हाइट के दिखते हैं ना, प्लेन मिरर के सामने जाते हैं तो ठीक। और दूसरा, जितनी दूरी पर ये तुम खड़े रहोगे, ठीक है, उतनी ही दूरी पर तुम दिखोगे। जैसे एक प्लेन मिरर से तुम जितनी दूरी पे खड़े हो, इमेज के पीछे भी तुम उतनी ही दूरी पर बनोगे। क्वेश्चन आता है, ये क्वेश्चन आता है, हूबहू क्वेश्चन पूछ लेता है 3 नंबर में, ठीक है। ऐसे कह देगा प्लेन मिरर का रे डायग्राम बनाओ, रे डायग्राम बनाओगे, जो इमेज फॉर्मेशन हुआ है उसका पोजीशन बताओ। तो पोजीशन क्या है, बिहाइंड द मिरर, ऑन द सेम डिस्टेंस फ्रॉम द मिरर टू द ऑब्जेक्ट एंड मिरर टू द इमेज, सेम डिस्टेंस है। और क्या है, ये इरेक्ट है, सेम हाइट है, बिहाइंड द मिरर बना है, और कुछ बताना है, 4 चीजें तो मिल गई। सेम हाइट पहला, दूसरा सेम डिस्टेंस पे बना है, 2 इरेक्ट है, 3 चीजें। और ये बताओ ये रियली कट कर रहे हैं आपस में? अरे यहां से रिफ्लेक्ट हो गया, यहां से रिफ्लेक्ट हुआ, तो ये रियल में कट करेगा कहीं पे नहीं ना। तो अगर पीछे कट करेगा, हम आभासी है, मतलब ये इमेजिनरी लाइन है, ठीक है। तो इसीलिए ये कौन सा इमेज बनेगा, वर्चुअल इमेज का फॉर्मेशन होगा। कौन सा इमेज, वर्चुअल करते हैं, वर्चुअल इमेज का फॉर्मेशन हो गया। तो ये हमने बताया इमेज फॉर्मेशन फ्रॉम अ प्लेन मिरर, ठीक है, इमेज फॉर्मेशन फ्रॉम अ प्लेन मिरर, ये हमने बता दिया। अब आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट टर्म्स रिलेटेड टू स्फेरिकल मिरर। अब प्लेन मिरर के बाबू, प्लेन मिरर में इतना ही है, इमेज फॉर्मेशन और किस तरीके से है जो भी है वो समझ लेना, पढ़ लेना, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट चैप्टर की, नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट टॉपिक की तरफ। ये हमारा मिरर वाला भी हो गया, प्लेन मिरर के बारे में समझा दिए, स्फेरिकल मिरर तो खैर सब है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, इसको इरेज करते हैं। आगे है हमारा टर्म्स रिलेटेड टू स्फेरिकल मिरर। तो सबसे पहले समझते हैं स्फेरिकल मिरर होता क्या है। तो स्फेरिकल मिरर बाबू होता है
एक ऐसा मिरर जो कि स्फेरिकल सरफेस से काटा गया हो या स्फेरिकल सरफेस से प्राप्त हो। जैसे कि ये एक स्फेयर है, बड़ी गोल बना, अरे यार बहुत शानदार बना है। चलो खैर, देखो अगर हम यहां से कट कर देते हैं और इसको हटा देते हैं, तो ये बताओ ये जो हमको मिला है, जो हमको मिला है, ये बताओ स्फेयर का ही तो पार्ट है, स्फेयर का ही तो पार्ट है। अब डिपेंड करता है कि किस तरफ से हम पॉलिशिंग करते हैं। देखो बाबू ध्यान दो, अगर हम पॉलिशिंग इधर से कर दें, ठीक है, पॉलिशिंग इधर से कर दें, तो ये हमारा बन जाता है कॉनकेव मिरर। क्या बन जाता है? कॉनकेव मिरर, या फिर इसी को बोला जाता है कन्वर्जिंग मिरर। कन्वर्जिंग मिरर, कन्वर्जिंग क्यों? क्योंकि ये जो भी लाइट्स आ रहे हैं उसको ये एक जगह पे क्या कर दे रहा है, कन्वर्ज कर दे रहा है, कर देता है। अभी पढ़ाएंगे कैसे वो कन्वर्ज करता है, ठीक है। और अगर इसी को सेम चीज को यही ना था, ये इधर से अगर पॉलिश कर दिया जाए तो ये बन जाता है कॉन्वेक्स मिरर। क्या बनता है बाबू? कॉन्वेक्स मिरर या फिर डाइवर्जिंग मिरर। क्या बनता है? डाइवर्जिंग मिरर। समझ में आया? आई होप बहुत बढ़िया समझ में आ रहा होगा। तो आगे बढ़ते हैं, अभी कॉन्वेक्स मिरर को छोड़ करके कॉन्केव मिरर को ही आगे लेकर के चलते हैं। चलो भाई आगे बढ़ो। देखो कॉन्केव मिरर, अब कॉन्केव मिरर या फिर कॉन्वेक्स मिरर है, पहले कुछ पॉइंट जान लेते हैं। जिस प्रकार से हम प्लेन मिरर में इमेज का फॉर्मेशन देखे थे, इसमें भी हम इमेज के फॉर्मेशन के बारे में देखेंगे, ठीक है। तो पहले प्लेन के बारे में इमेज का फॉर्मेशन देखें। तो इसमें इमेज का फॉर्मेशन मान लो जगह जगह कई जगह रह सकता है, मान लो नजदीक रहे, इतना दूर पर है, इतना दूर इनफाइनाइट पर है, तो इमेज का फॉर्मेशन देखना पड़ेगा। तो उसके लिए कुछ टर्म है हमारे पास। क्या क्या टर्म है? कुछ टर्म ऐसे हैं कि ये है हमारा सेंटर ऑफ कर्वेचर, सेंटर ऑफ कर्वेचर बोला जाता है। और ये हमारा इन दोनों के बीच, ये हमारा पोल और सेंटर ऑफ कर्वेचर के ठीक बीच में बोला जाता है फोकस। तो ये ध्यान रखना, वो इसको बोलते हैं सेंटर ऑफ कर्वेचर। क्या बोलते हैं? सेंटर ऑफ कर्वेचर। नोट्स बनाते जाओ, तुम्हारे लिए फायदा रहेगा। और इसको बोलते हैं फोकस। क्या बोलते हैं? फोकस। और इन दोनों, इसको बोलते हैं पोल। क्या बोलते हैं? पोल। और पोल और फोकस के बीच को बोलते हैं फोकल लेंथ। क्या बोलते हैं? फोकल लेंथ। और सेंटर ऑफ कर्वेचर और पोल के बीच को बोलते हैं रेडियस ऑफ कर्वेचर। रेडियस ऑफ कर्वेचर, रेडियस ऑफ कर्वेचर। और जो हमारा बन रहा है, जो हमारा इमेजिनरी लाइन है, उसको बोलते हैं प्रिंसिपल एक्सिस। प्रिंसिपल एक्सिस, ठीक है, प्रिंसिपल एक्सिस। तो इतने सब टर्म हैं जिस टर्म के आधार पे हमें क्या करना है, इमेज का फॉर्मेशन समझना है, पढ़ना है। आगे बढ़ जाते हैं। अब कॉन्केव मिरर मान लो है बाबू, खैर कोई भी मिरर हो, स्फेरिकल मिरर की बात करें तो कुछ रेज है, मान लो कुछ रे अगर पैरेलल आ रही है, किसके पैरेलल? पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस, तो वो कहां से होकर के गुजरती हैं? बिल्कुल सही, फोकस से होकर के गुजरती हैं। और अगर कोई रे पोल पर, अब फोकस पे आ रही है तो, फोकस पे आ रही है तो पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस हो जाती हैं। और अगर कोई भी हमारा पोल पे आ रहा हो तो
बिल्कुल सही, सेम एंगल पे रिफ्लेक्ट हो जाता है, एंगल आई इज इक्वल टू एंगल आर हो जाता है। बाबू समझते रहना, अलग अलग ये बना करके हम दिखाते, लेकिन चूंकि हमारे पास समय कम है, ठीक है, और बहुत ही ज्यादा पढ़ाना है। अगर समय समय हमारे पास भरपूर रहता है तो टॉपिक वाइज सब कुछ हम क्लियर टू क्लियर समझाते हैं, ठीक है। तो अगर एंगल आई इज इक्वल टू एंगल आर, और अगर सेंटर ऑफ कर्वेचर से होके गुजरे तो सॉरी, अगर सेंटर ऑफ कर्वेचर से होके गुजरे तो सेम एंगल पे वो क्या हो जाता है, रिफ्लेक्ट हो जाता है। तो अगर हमारा पैरेलल आता है तो क्या हो जाता है, फोकस से होके, हम यहाँ पे लिख देते हैं, आगे हम जब इमेज फॉर्मेशन पढ़ेंगे तब समझ में आएगा। अगर पैरेलल आता है तो वो फोकस से होके गुजरता है, और अगर फोकस से होता है आता है तो क्या होता है, पैरेलल हो जाता है। और अगर पोल पे आता है तो क्या हो जाता है, सेम एंगल पे रिफ्लेक्ट होता है। किस पे बाबू, सेम एंगल पे। और सेंटर ऑफ कर्वेचर पे आता है, सेंटर ऑफ कर्वेचर पे, तो सेम पाथ को फॉलो करते हुए वापस चला जाता है, ठीक है। तो यहां समझना बाबू कि देखो, अगर पैरेलल आता है तो आफ्टर रिफ्लेक्शन वो फोकस से होके गुजरेगा, फोकस से होके आता है, आफ्टर रिफ्लेक्शन वो पैरेलल हो जाएगा। पोल पे आता है, आफ्टर रिफ्लेक्शन वो सेम एंगल पे रिफ्लेक्ट होगा। अगर सेंटर ऑफ कर्वेचर पे आता है तो सेम पाथ को फॉलो करते हुए वापस चला जाएगा। इतना समझ में आ गया, आई होप बहुत बढ़िया समझ में आ जाएगा हो। तो ये हमारा था टर्म्स रिलेटेड टू स्फेरिकल मिरर। स्फेरिकल मिरर के जो भी टर्म्स थे वो हमने बहुत अच्छी तरीके से समझा दिया। अब आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट टॉपिक की तरफ, जो है हमारा रिप्रेजेंटेशन ऑफ इमेज फॉर्म्ड बाय स्फेरिकल मिरर। तो ये हमारा टर्म हमने समझा दिया, ठीक है। अब टर्म के बाद रिप्रेजेंटेशन ऑफ इमेज का रिप्रेजेंटेशन किस किस तरह से होता है। तो देखो अबू, इमेज का रिप्रेजेंटेशन किस तरीके से होता है। मान लो पहले तो इमेज का रिप्रेजेंटेशन दो मिरर, कौन कौन से, हाँ, कॉन्केव मिरर, कॉन्वेक्स मिरर। तो सबसे पहले कॉन्केव के बारे में जानते हैं, कॉन्वेक्स इजिली समझ में आ जाएगा, दो ही उसमें आ जाते हैं, कॉन्केव जाते। तो कॉन्केव में कंडीशन क्या क्या हो सकता है, ये हमारा कॉन्केव मिरर है, कंडीशन क्या क्या हो सकता है, ऑब्जेक्ट कहां कहां रह सकते हैं। कंडीशन ये हो सकता है, पहला कि हमारा ऑब्जेक्ट बहुत दूर हो। बाबू ये हूबहू क्वेश्चन पूछ देता है, तो बात को समझना, अगर नहीं कर पाओगे तो मेरी गलती मत देना, सही से पढ़ाए नहीं थे हम, पढ़ा बिल्कुल सही रहे हैं, ठीक है। बाबू हूबहू पूछ देता है, ये गारंटी के साथ कहते हैं, हूबहू यही क्वेश्चन ही आ जाता है जो हम अभी जस्ट पढ़ाने जा रहे हैं, यही क्वेश्चन लिख देता है कि ये बताइए। तो देखो, अगर हमारा ऑब्जेक्ट इंफिनिटी पे रहे, इंफिनिटी में बहुत दूर रहे, किसी कॉन्केव सरफेस, कॉन्केव मिरर के सामने ऑब्जेक्ट इंफिनिटी पे रहे, तो ऑब्जेक्ट कहां रहे, एट इंफिनिटी, इंफिनिटी पे अगर रहे तो देखते हैं, ये हमारा कॉन्केव मिरर है, और ये हमारा क्या हो गया, सेंटर ऑफ कर्वेचर, ये फोकस हो गया, ये पोल हो गया। अब मान लो अगर इंफिनिटी पे रहेगा तो जो भी रे आएंगी वो पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस रहेंगी बाबू, हाँ, पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस रहेंगी। तो मान लो ये हमारा रे एक आया है पैरेलल टू, आफ्टर रिफ्लेक्शन ये कहां पे जाएगा, सॉरी यार ये साला बनता नहीं है ढंग से, चलो आफ्टर रिफ्लेक्शन मान लो ये फोकस से होकर गुजरा, एक और रे आई मान लो, आफ्टर रिफ्लेक्शन फोकस से होकर गुजरेंगी, सब पैरेलल ही तो आएंगी। एक और रे आई, आफ्टर रिफ्लेक्शन फोकस से होकर गुजरेंगी, मतलब मिनिमम हमें दो ही रे चाहिए, हम तो तीन बना करके दिखा दिए। तो देखो अब यहाँ पे हमेशा जो भी पैरेलल आ रहे हैं वो कहां पे आ रही है, फोकस पे मिल रही है।
तो यानी कि जो फोकस पे ही हमारा किसका इमेज बनेगा, ऑब्जेक्ट का इमेज किस पे बनेगा, फोकस पे बनेगा। तो ये फोकस इसी के बारे में पूछता है, इमेज का लोकेशन बताओ। तो इमेज का लोकेशन क्या हो जाएगा बाबू, एट फोकस, पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट फोकस पे बनेगा, और बाबू ये जो भी आ रही है ये जाकर के रियल में कट कर रही है ना। अभी इसमें हमने बनाया था प्लेन मिरर में, उसमें वर्चुअली कट कर रहे थे, रियल कट नहीं कर रहे थे। यहाँ पे रियल में आपस में जाकर के कट करेंगे ना, तो यहाँ पे क्या होगा कि ऑब्जेक्ट जो भी बनेगा वो रियल बनेगा, रियल इमेज फॉर्म होगा। तीसरा पॉइंट अगर देखा जाए तो ये रियल इमेज बनेगा। और तीसरा पॉइंट, जो इमेज हमारा बन रहा है ये बहुत छोटा है, छोटा है कि नहीं, कहां दिख ही नहीं, पॉइंट ऑब्जेक्ट बन गया है। तो यहाँ पर कैसा इमेज बनेगा, हाईली डिमिनिश्ड इमेज का फॉर्मेशन होगा। ठीक, फोकस पे बनेगा, रियल होगा, हाईली डिमिनिश्ड होगा। ठीक है, और कुछ बच गया है, बस फोकस पे, हाँ हो गए। तो ये हमारा इमेज का फॉर्मेशन, तीन हम इमेज के बारे में तीन चीजें बता दिए, इमेज किस किस तरीके का होगा। अब नेक्स्ट बढ़ते हैं, अब पास आते जाएंगे। देखो कैसे, अब मान लो बाबू ये जो इमेज है ये क्वेश्चन आता है, 3 नंबर में क्वेश्चन पूछ देता है, रे डायग्राम बनाओ। रे डायग्राम ऐसे बनाएंगे जैसे मैंने बनाया हूबहू, और इसके बारे में कुछ बताना है तो ये तीनों लिख देना है हूबहू। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट टॉपिक है हमारा दूसरा, बियॉन्ड सेंटर ऑफ कर्वेचर, बियॉन्ड सी। मान लो ये हमारा कॉन्केव मिरर हो गया, ये हमारा सेंटर ऑफ कर्वेचर, ये हमारा फोकस, ये हमारा पोल, और बियॉन्ड सेंटर ऑफ कर्वेचर। मान लो पहले तो हमारा इंफिनिटी पे था ऑब्जेक्ट, अब क्या आ गया, सेंटर ऑफ कर्वेचर के बियॉन्ड, मतलब सी के आगे, सी के बियॉन्ड अगर कोई भी ऑब्जेक्ट रहता है तो हमारा इमेज का फॉर्मेशन किस तरीके का होगा, देखते हैं। तो यहां से एक रे अगर हमारा पैरेलल आया तो ये कहां से होकर गुजरेगा, फोकस से। इमेज का फॉर्मेशन इसी तरीके का होता है। और एक अगर हमारा लेट से फोकस से होके आया, लेट से फोकस से होकर के आया तो ये हमारा कहां से होकर गुजरेगा, पैरेलल हो जाएगा। तो यहां पे इमेज का फॉर्मेशन कहां बन रहा है, इमेज का फॉर्मेशन बिटवीन सी एंड एफ। ये हमारा ऑब्जेक्ट है, ये इमेज हम ए डैश बी डैश से डिनोट करते हैं। तो यहां देखो बाबू, इमेज हमारा इतना बड़ा, पहले तो कहां बन रहा है, बिटवीन सी एंड एफ। दूसरा देखा जाए सी और एफ के बीच में बन रहा है, सी और एफ के बीच में। दूसरा अगर देखा जाए तो ये स्मॉलर देन ऑब्जेक्ट, इसका अगर हाइट, पहला तो ये रियल होगा, ये भी रियल ही होगा, रियल इमेज। और कितना कैसा होगा, ये ए बी इतना बड़ा है, ये जो इमेज बना वो छोटा, तो स्मॉलर देन ऑब्जेक्ट से छोटा है। ठीक है, आगे नेक्स्ट पढ़ते हैं। अगर हमारा ये पूछ सकता है, ठीक है। आगे सी वाला देखते हैं, ये खैर स्कूलों में आप लोग को पढ़ाया गया होगा बहुत आसानी तरीके से। हम सोचे एक लेक्चर में अगर आप लोग का हेल्प थोड़ा हो जाए तो क्या जाता है। तो आगे बढ़ते हैं, तीसरा, अगर हमारा ऑब्जेक्ट सी पर रहता है एट सेंटर ऑफ कर्वेचर, लेट से ये हमारा कॉन्केव मिरर है, ये हमारा सेंटर ऑफ कर्वेचर है, ये फोकस है, और ये हमारा पोल रहा। अगर ऑब्जेक्ट हमारा इस पे है, सेंटर ऑफ कर्वेचर, ठीक, तो यहां से कहां से होके गुजरेगा, पैरेलल अगर आया तो कहां से होके गुजरेगा, सही बात, फोकस से होके गुजरेगा।
हमने यहाँ पे इसीलिए लिख दिया पैरेलल है तो कहां से, फोकस से होके गुजरेगा, ये पैरेलल जा रहा है, फोकस से होके गुजरेगा। ठीक है। दूसरा, अगर फोकस से है, सॉरी, अगर फोकस से है तो कहां जाएगा, इसके पैरेलल जाएगा। सॉरी, ये बाबू देखो, ये थोड़ा सा हमारा रे डायग्राम मिस्टेक हो जा रहा है, ये थोड़ा सा मिस्टेक हो जा रहा है, ये यहां कहीं बनेगा। ठीक है। सेम अगर सेंटर ऑफ कर्वेचर, ये क्वेश्चन पूछता भी है कि कौन सा ऐसा जगह होता है जहां सेम वहीं पर भी इमेज का फॉर्मेशन होता है। तो कॉन्केव मिरर में अगर हमारा ऑब्जेक्ट सेंटर ऑफ कर्वेचर पे है तो उसका इमेज भी सेंटर ऑफ कर्वेचर पे ही बनता है। और देखते हैं डायरेक्ट, हाँ एक मिनट, और एक चीजें यहाँ पे, एक और चीज ऐड कर सकते हैं। यहाँ पे इमेज जो हमारा बना था वो उल्टा बना था, तो यहाँ क्या हम लिख सकते हैं, बियॉन्ड सी वाले में कि हमारा जो इमेज बना था वो उल्टा बना था, तो यहाँ हम बोल सकते हैं इन्वर्टेड इमेज। अच्छा, एट सी, अगर सी पर है तो कहाँ पे इमेज बन रहा है, पहला तो इमेज कहाँ बन रहा है, एट सी, एट सेंटर ऑफ कर्वेचर। दूसरा, रियल इमेज बन रहा है। तीसरा, सेम एज ऑब्जेक्ट, मतलब ऑब्जेक्ट जितना बड़ा है उतना ही बड़ा बन रहा है। देखो, ए बी, ए डैश बी डैश, सेम ऑब्जेक्ट बन रहा है। तीसरा अगर देखा जाए, चौथा, तो यहाँ पे भी इन्वर्टेड ही बन रहा है, इन्वर्टेड इमेज ही बन रहा है। तो ये बाबू हमारा बोर्ड के क्वेश्चंस में आते हैं कि अगर ऑब्जेक्ट हमारा सी पर है तो इमेज फॉर्मेशन बताओ, रे डायग्राम बताओ उसका, और वो जो इमेज बन रहा है उसका जो भी है नेचर वगैरह बताओ। ठीक है। तो नेचर कैसा है, रियल इमेज है, सेम एज ऑब्जेक्ट है, इन्वर्टेड है, और पोजीशन अगर देखा जाए तो सी पे बन रहा है। चौथा, देखो धीरे धीरे पास होते जाना, पहले इंफिनिटी पे थे, फिर सेंटर ऑफ कर्वेचर से दूर कहीं पे आ गए हैं, फिर सेंटर ऑफ कर्वेचर पे आ गए हैं, अब सेंटर ऑफ कर्वेचर और फोकस के बीच में आ जाएंगे। देखो कैसे, मान लो बाबू ये हमारा कोई कर्व सरफेस एरिया कॉन्केव मिरर है, और ये हमारा प्रिंसिपल एक्सिस, और हमारा यहाँ पे सेंटर ऑफ कर्वेचर, फोकस, कोण, ऑब्जेक्ट हमारा यहां कहीं रहा। अगर हमारा ऑब्जेक्ट यहां कहीं रहा तो इसके पैरेलल जाता है। अगर कहां से होके गुजरेगा, जी बिल्कुल सही बात, फोकस से होके गुजरेगा। और अगर फोकस पे आया तो बिल्कुल सही बात, यहां कहीं, तो यहां कहां बन रहा है, यहां पे। ये हमारा ऑब्जेक्ट ए बी, ये हमारा इमेज ए डैश बी डैश। ठीक है। तो यहां अगर देखें तो ऑब्जेक्ट हमारा कहां है, बिटवीन एफ एंड सी, एफ और सी के बीच में अगर ऑब्जेक्ट है तो इमेज हमारा क्या बन रहा है, कहां बन रहा है, बियॉन्ड सी। तो इमेज पहला पॉइंट बियॉन्ड सी। दूसरा पॉइंट, हमारा जो ऑब्जेक्ट है वो रियली कट कर रहा है, जो भी हमारे इमेज के रे लाइन है आफ्टर रिफ्लेक्शन रियली कट कर रहे हैं, तो इमेज कैसा बनेगा, रियल इमेज बनेगा। अच्छा, नेक्स्ट, जो ऑब्जेक्ट है, जो इमेज है वो ऑब्जेक्ट से बड़ा बनेगा, तो एनलार्ज्ड। और देखा जाए ये हमारा ऑब्जेक्ट है वो सीधा से नहीं है, इन्वर्टेड है, इमेज बन गया इन्वर्टेड। ठीक। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, अगर हमारा ऑब्जेक्ट ये इसके बीच का हो गया, अगर हम एफ पे रहे, अगर हमारा ऑब्जेक्ट एफ पे रहा तो क्या होगा, आगे देखते हैं। तो लेट्स से हमारा ऑब्जेक्ट एफ पे रहा,
एट एफ पे अगर रहा, ये हमारा कर्व सरफेस एरिया, कॉन्केव मिरर हो गया, ये सेंटर ऑफ कर्वेचर, ये फोकस, ये पोल। अगर हमारा ऑब्जेक्ट एफ पे है तो इसके पैरेलल गया तो एफ से ही होके गुजरेगा, और अगर ये पोल पे है, सॉरी, अगर ये हमारा पोल पे है तो सेम एंगल पे होके गुजरेगा। ये थोड़ा सा हमारा ऐसा बनेगा, ये अगर यहाँ पे, ये देखो ये एंगल बनेगा तो ये हमारा सेम एंगल पे जाएगा। तो देखो अब यहाँ पे जो आफ्टर रिफ्लेक्शन जो हमारा रे है, आफ्टर रिफ्लेक्शन जो रे बन रहा है, आफ्टर रिफ्लेक्शन ये रे ऐसा प्रतीत हो रहा है कि कहीं पे जाकर के मिलेगा। कहाँ मिलेगा ये हमें नहीं पता है, ये कहीं पर आफ्टर रिफ्लेक्शन जाकर के मिलेगा। तो उस आफ्टर रिफ्लेक्शन वाले को हम मानते हैं कि जो भी हमारा इमेज बन रहा है वो कहाँ, इन्फिनिटी पर जाकर के बन रहा है। किस पे, इन्फिनिटी पे जब जाकर के बन रहा है, और ये रियली में कट करेगा जब इन्फिनिटी जाकर बनेगा तो रियली। तो यहाँ पे जो इमेज बनेगा वो हमारा रियल इमेज बनेगा। कैसा बनेगा, रियल इमेज। और ये जो इमेज बनेगा जब इससे जा रहा है तो यहां से देखोगे इससे जा रहा है तो ये हाईली एनलार्ज्ड इमेज बनेगा। कैसा इमेज बनेगा, हाईली एनलार्ज्ड इमेज, हाईली एनलार्ज्ड। और बताएं तो इन्वर्टेड इमेज बनेगा, इन्वर्टेड मतलब उल्टा ही तो बन रहा है यहाँ पे, तो इन्वर्टेड इमेज बनेगा। ठीक, अब नेक्स्ट छठवां की बात करें, ये लास्ट है बाबू। अगर हमारा ऑब्जेक्ट पोल और फोकस के बीच में रहा तो क्या होता है, तो देखते हैं बाबू। ये क्वेश्चन पूछा जाता है बोर्ड में, डायरेक्ट रे डायग्राम बनाने के लिए दे देता है। ठीक है, तो इस पे थोड़ा ध्यान दे देना। और बहुत ही ज्यादा वेटेज का ये चैप्टर है, लगभग 12 नंबर के तो एक ही चैप्टर से आ जाएंगे। ठीक है, अगर बिटवीन P एंड F अगर रहा तो क्या होगा, देखते हैं। ये हमारा कॉन्केव मिरर, ये हमारा सेंटर ऑफ कर्वेचर, ये फोकस, ये पोल, और फोकस के बीच में यहाँ कहीं अगर ऑब्जेक्ट रहा तो इस ये बी, तो अगर पैरेलल है तो ये फोकस से होकर गुजरेगा। और अगर पोल पे है तो ये देखो भाऊ, अगर पोल पे है सेम एंगल पर रिफ्लेक्ट हो जाएगा। अगर पोल पर है, अगर पोल पे है तो सेम एंगल पर रिफ्लेक्ट होगा, एंगल आई एंगल आर। अब यहां देखो ध्यान देने वाली बात है, ध्यान देने वाली बात क्या है कि अगर हमारा ऑब्जेक्ट जो है फोकस से, ये आफ्टर रिफ्लेक्शन जो रे है वो फोकस से होकर आफ्टर रिफ्लेक्शन सेम एंगल पे, तो ये ऐसे जाता जा रहा है ना, ऐसे ऐसे, मतलब ऐसे है तो ऐसे जा रहा है। ये कहीं जाकर के आगे कट करेगा, नहीं करेगा। तो जब आगे कट नहीं करेगा तो इसमें क्या करते हैं, जो भी रिफ्लेक्टेड रे है, रिफ्लेक्टेड रे, इसको पीछे की तरफ हम इंक्रीज करते हैं। पीछे की तरफ जब इंक्रीज करते हैं तो यहां कहीं जाकर के मिलेगा और यहीं पे इमेज बनेगा। तो इमेज कहां बन रहा है, बिहाइंड द मिरर बन रहा है, ग्रेटर देन द इमेज। देखो ये ग्रेटर है, ग्रेटर देन ऑब्जेक्ट। जो भी इमेज बन रहा है वो क्या है, ग्रेटर ही तो बाबू ऑब्जेक्ट से। तो पहला हमारा है बिहाइंड, बिहाइंड मिरर। दूसरा है रियल बनेगा, नहीं इमेजिनरी बनेगा। क्यों इमेजिनरी बोले या फिर वर्चुअल बने, क्योंकि ये रियली तो कट नहीं कर रहा है, ये तो हमने इंक्रीज किया है। तो यहाँ पे कैसा इमेज बन रहा है, वर्चुअल इमेज का फॉर्मेशन हो रहा है। कैसा इमेज, वर्चुअल इमेज। तीसरा पॉइंट देखा जाए तो क्या होगा, हायर देन, लार्जर देन द ऑब्जेक्ट, तो इसको बोल सकते हैं एनलार्ज्ड। कैसा इमेज बन रहा है, एनलार्ज्ड इमेज। चौथा क्या, इरेक्ट है, उल्टा नहीं है। देखो ये सीधा है तो ये भी सीधा है, तो इरेक्ट इमेज का फॉर्मेशन। ये हमारे कुछ टॉपिक्स रहे हैं,
जो कॉन्केव मिरर्स के बाद कॉन्केव मिरर की वजह से फॉर्मेशन होंगे इमेज के, कॉन्केव मिरर है तो हमने दो चीजें पढ़ी, प्लेन मिरर से इमेज का फॉर्मेशन किस तरीके से होता है, कॉन्केव मिरर से इमेज का फॉर्मेशन किस तरीके से होता है, अब पढ़ेंगे कॉन्वेक्स मिरर का इमेज का फॉर्मेशन किस तरीके से होता है। तो बाबू साथ साथ नोट्स बना रहे हो तो अच्छा है, नए नोट्स बना रहे हो तो बहुत जल्दी जल्दी हम जैसे जैसे पढ़ा रहे हैं वैसे वैसे दिमाग में स्ट्राइक करना तो थोड़ा सा मुश्किल है, दिमाग में याद रखना तो थोड़ा सा मुश्किल है। तो हम कह रहे हैं बाबू वीडियो को पॉज कर करके समझते रहो, ठीक है। ये शॉर्ट रिवीजन है, शॉर्ट रिवीजन में किस तरीके का पढ़ा सकता है कोई, समझ ही रहे हो। तो बस ये जो हमारे पॉइंट्स हैं ये पॉइंट्स अगर याद रखो, कंफर्म कह रहे हैं, आई कंफर्म यू अगेन, 4 नंबर के क्वेश्चन तैयार है, ये बस तैयार रखो पॉइंट दिमाग में, और इमेज किस तरीके से फॉर्मेशन हुआ है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट, इमेज फॉर्मेशन बाय अ कॉन्वेक्स मिरर। अब आगे बढ़ते हैं कॉन्वेक्स मिरर से इमेज का फॉर्मेशन किस तरीके से होता है, इमेज फॉर्मेशन थ्रू अ कॉन्वेक्स मिरर। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे, इमेज फॉर्मेशन थ्रू अ कॉन्वेक्स मिरर। इमेज फॉर्मेशन थ्रू अ कॉन्वेक्स मिरर। चलो नेक्स्ट, इमेज फॉर्मेशन थ्रू अ कॉन्वेक्स मिरर हमने बताया था, ये होता है हमारा कॉन्वेक्स मिरर, सॉरी ये होता है हमारा कॉन्वेक्स मिरर। तो देखो अब कॉन्वेक्स मिरर हमारा ये है, तो इसका जो फोकस है इधर ही रहेगा, अरे भाई सेंटर ऑफ कर्वेचर, फोकस, पोल। तो जो भी इमेज इसके पैरेलल आती है तो ये आफ्टर रिफ्लेक्शन ऐसे डाइवर्ट हो जाएगा, और ये ऐसा प्रतीत होता है कि ये फोकस से होकर गुजरा है। तो पैरेलल जो भी आते हैं वो फोकस से होकर गुजरते हैं, और जो भी इसके पोल पर आते हैं वो सेम एंगल पर रिफ्लेक्ट हो जाते हैं, और ऐसा प्रतीत सेम एंगल पर, खैर वो तो पता ही है, ठीक, सेम एंगल पर रिफ्लेक्ट हो जाते हैं। और जो इस फोकस से होकर, फोकस पे ऐसा लगता है जो फोकस पे आए हुए हैं वो पैरेलली रिफ्लेक्ट हो जाते हैं, पैरेलली रिफ्लेक्ट हो जाते हैं। और जो ऐसा लगता है कि सेंटर ऑफ कर्वेचर पे आ रहा है, सेंटर ऑफ कर्वेचर पे, वो उसी पर रिफ्लेक्ट होकर के चले जाते हैं। तो ये हमारे कुछ पॉइंट्स हैं, खैर हम 2 पॉइंट्स अगर याद रख ले तो हमारा इमेज का फॉर्मेशन हो जाएगा। 2 पॉइंट्स क्या, अगर पैरेलल आ रहे हैं तो ऐसा प्रतीत होगा कि फोकस से होकर गुजर रहा है, और अगर सेम इस कुछ एंगल पे आ रहे हैं तो सेम एंगल पर रिफ्लेक्ट हो जाएगा, किस पे, पोल पर से। ठीक, ये 2 पॉइंट्स याद रखना, इमेज का फॉर्मेशन हो जाएगा। कैसे होगा देखते हैं, इसमें खैर केवल 2 ही पॉइंट्स हैं, क्योंकि सेंटर ऑफ कर्वेचर और फोकस दोनों अलग अलग अंदर रहते हैं, तो इसमें कोई दूर और नजदीक की बात नहीं है। तो पहला है, अगर ऑब्जेक्ट एट इंफिनिटी, अगर ऑब्जेक्ट इंफिनिटी पे रहे, लेट से यही हमारा है फोकस, सेंटर ऑफ कर्वेचर, अगर ऑब्जेक्ट इंफिनिटी है तो सब पैरेलल जाएंगे। आफ्टर रिफ्लेक्शन ये ऐसा प्रतीत होगा ये फोकस से हो रहा है और ये ऐसे जाएगा, रियली रे जो है इधर हो गई, लेकिन ऐसा प्रतीत होता है कि फोकस से हो रहा है, ठीक है। और ये भी खैर ऐसे रिफ्लेक्ट हो जाएंगे और ऐसा, और तो यहाँ पे दोनों इमेज को अगर पीछे की तरफ इंक्रीज करें तो ये कहाँ जाकर के मिल रहे हैं, फोकस पे। तो इमेज कहाँ बनता है, एट फोकस, और दूसरा एट फोकस बन रहा है। दूसरा जो है इमेज जो है हाईली डिमिनिश्ड है, हाईली डिमिनिश्ड। तीसरा अगर बात करें
तो जो इमेज है वो क्या है, वर्चुअल है। तो 3 चीजें इसमें पता चल गई। नेक्स्ट बात करते हैं तीसरा, इसको ऐसे ही रहने देते हैं। तीसरा, अगर हमारा ऑब्जेक्ट एट एनी फाइनाइट डिस्टेंस यहां कहीं रहे तो कैसे इमेज का फॉर्मेशन होगा, ये ऐसा प्रतीत होगा कि उधर से जा रहा है, और अगर ये पोल पर आ है, पोल पर, तो ये सेम एंगल पर रिफ्लेक्ट होगा, इमेज का फॉर्मेशन यहाँ पे होगा, ए डैश बी डैश ए बी। तो इमेज जो बन रहा है वो कहाँ बन रहा है बाबू, कहाँ बन रहा है, बिटवीन एफ एंड पी। और दूसरा देखा जाए, इमेज जो है वर्चुअल बन रहा है। तीसरा देखा जाए तो इमेज जो है वो स्मॉलर देन द ऑब्जेक्ट या फिर डिमिनिश्ड बोला जा सकता है, डिमिनिश्ड है। और क्या है, चौथा खड़ा है, इरेक्ट है, इरेक्ट बन गया। तो बाबू ये कुछ पॉइंट्स हैं जो कि हमने बता दिया, कॉन्वेक्स मिरर, कॉन्केव मिरर और प्लेन मिरर, तीनों में इमेज का फॉर्मेशन किस तरीके के होता है। तो ये याद रखना, ध्यान देना, ठीक है। तो ये हमारा समझ में, ये हमारा तीनों टॉपिक कवर हो गए। इमेज फॉर्मेशन बाय ए कॉन्केव मिरर, इमेज फॉर्मेशन बाय ए कॉन्वेक्स मिरर, रिप्रेजेंटेशन ऑफ इमेज फॉर्म्ड बाय स्फेरिकल मिरर यूजिंग रे डायग्राम में हमने इसको सबको कवर कर लिया। नेक्स्ट एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक इज साइन कन्वेंशन। तो साइन कन्वेंशन ये ध्यान देने वाली बात है, जल्दी समझ में नहीं आती है बच्चों को, ध्यान से समझना तो ही समझ में आएगा। एक बार अगेन मैं कह रहा हूं कि नहीं कुछ तो साइन कन्वेंशन वाले टॉपिक को अपने नोटबुक में राइट कर लो, रिवाइज करने में बहुत काम आएगा। और बाकी हम तो पढ़ा ही रहे हैं, ध्यान देना। एक बार और चलते हैं न्यू टॉपिक की तरफ, दैट इज आवर साइन कन्वेंशन। साइन कन्वेंशन, साइन कन्वेंशन। तो बाबू साइन कन्वेंशन जो टॉपिक है ये न्यूमेरिकल के मद्देनजर रखते हुए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। जब न्यूमेरिकल पढ़ोगे, न्यूमेरिकल सॉल्व करोगे, पढ़ा कहा जाता है बाबू, सॉल्व किया जाता है। जब न्यूमेरिकल सॉल्व करोगे तो अगर साइन कन्वेंशन नहीं आया तो एक भी न्यूमेरिकल सही सॉल्व तो होगा लेकिन सही नहीं होगा। तो साइन कन्वेंशन, खैर एक कोई भी मिरर ले लेते हैं, कोई भी कॉन्केव या फिर कॉन्वेक्स, तो इसका साइन कन्वेंशन सेम एज कार्टेशियन प्लेन की तरह होता है। साइन कन्वेंशन में क्या क्या आते हैं, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट आ जाता है, हाइट ऑफ इमेज आ जाता है, डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट फ्रॉम मिरर, डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट फ्रॉम मिरर ही देख लेते भाई, डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट इमेज फ्रॉम मिरर। ये 4 चीजें आते हैं, ठीक है। और एक और चीज फोकस, 5 चीजें आती है, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, हाइट ऑफ इमेज। हाइट, डिस्टेंस बिटवीन ऑब्जेक्ट एंड मिरर को यू से डिनोट करते हैं, डिस्टेंस बिटवीन इमेज एंड मिरर वी से डिनोट करते हैं, फोकस को खैर जानते ही हैं, एफ से डिनोट करते हैं,
तो सबसे पहले बात करते हैं हाइट की। हाइट बहुत ईजी है, जल्दी समझ में आ जाएगा। तो देखो अब हाइट क्या होता है, या तो ऐसा होता है या फिर ऐसा होता है। जो भी इमेज बनता है या तो खड़ा रहे या तो उल्टा रहे, ऐसा ही तो इमेज हमने जो भी बनाया वो देखा है। तो अगर इमेज खड़ा रहता है तो मतलब वाई एक्सिस, इमेज खड़ा रहता है मतलब वाई एक्सिस, खड़ा है मतलब वाई एक्सिस। और ये अगर वाई एक्सिस है तो वाई एक्सिस में हम जानते हैं ऊपर जाने पे पॉजिटिव आता है, तो हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट हमेशा पॉजिटिव रहता है। क्या रहता है? पॉजिटिव रहता है। और हाइट ऑफ इमेज निगेटिव और पॉजिटिव, निगेटिव या फिर पॉजिटिव दोनों हो सकता है, ये डिपेंड करता है केस पे। तो अगर हमारा निगेटिव है, देखो अगर उल्टा है, हाइट उल्टा है तो इसका मतलब निगेटिव जाएगा, वाई एक्सिस निगेटिव आता है। तो अगर निगेटिव, देखो हमने जितना भी बना रहे थे, जितने भी रियल इमेज बन रहे थे सब उल्टा ही बन रहे थे, उल्टा ही बन रहे थे। रियल इमेज वही ना, रियली जहां कट करता था सब उल्टा बन रहे थे। तो इसका मतलब अगर निगेटिव है तो इसका मतलब रियल इमेज, रियल इमेज हाइट अगर निगेटिव है, हाइट अगर निगेटिव है तो इसका मतलब रियल इमेज। और हाइट अगर पॉजिटिव है तो देख रहे थे पॉजिटिव जब बन रहा तो इधर कहीं बन रहा था हमेशा, चाहे वो कॉन्वेक्स हो चाहे कॉन्केव हो। अगर वो पॉजिटिव है तो इसका मतलब ये क्या है? वर्चुअल है, वर्चुअल इमेज है। तो आई थिंक हाइट तो समझ में आ गया होगा। अब बात करते हैं डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट फ्रॉम द मिरर और डिस्टेंस ऑफ इमेज। तो इसके लिए थोड़ा सा हम अलग समझते हैं, किस तरीके से कि हम ऐसे लेते हैं, जैसे अगर हम एक्स एक्सिस को डिनोट करें तो एक्स एक्सिस इधर पॉजिटिव होता है, इधर निगेटिव होता है। वाई एक्सिस तो खैर पॉजिटिव होता है, निगेटिव होता है। ऐसे लेते हैं, राइट हैंड साइड पॉजिटिव, लेफ्ट हैंड साइड निगेटिव, ठीक है। तो राइट हैंड साइड ये कार्टेशियन प्लेन की तरह नहीं समझ रहे हैं हम जैसे कि अगर हम सीधा खड़े हो इस तरीके से इधर, तो ये हमारा पॉजिटिव, ये हमारा निगेटिव, तो ये पॉजिटिव ये निगेटिव। तो पॉजिटिव अगर ये रहा तो इसका मतलब इसको हम पॉजिटिव मानते हैं और ये हमारा निगेटिव मानते हैं। अब ध्यान देना, तो जो भी हमारे चाहे कॉन्केव मिरर हो चाहे कॉन्वेक्स मिरर हो, दोनों कंडीशन में, कॉन्केव मिरर या कॉन्वेक्स मिरर, दोनों कंडीशन में हमारा जो ऑब्जेक्ट इधर ही रखाता है, ऑब्जेक्ट इधर ही रखाता है, तो मतलब ऑब्जेक्ट डिस्टेंस हमेशा निगेटिव माना जाता है। क्या माना जाता है? निगेटिव माना जाता है। और डिस्टेंस ऑफ इमेज, डिस्टेंस ऑफ इमेज निगेटिव हो सकता है पॉजिटिव हो सकता है। अगर निगेटिव रहा तो इसका मतलब ये क्या है? रियल इमेज है। देखो अगर निगेटिव रहा तो इसका मतलब ये क्या है? रियल इमेज है, क्योंकि निगेटिव रहेगा तो इधर ही तो बनेगा, और इधर जितने बनते हैं, जितने इधर बनते हैं सब रियली कट करते हैं, तो रियल। और अगर पॉजिटिव रहा तो मतलब इधर कहीं बन रहा है, अगर इधर कहीं बन रहा है तो ये तो वर्चुअल ही तो बनेंगे, इरेक्ट बनेंगे। तो अगर पॉजिटिव है तो ये क्या बन रहे हैं? वर्चुअल बन रहे हैं, वर्चुअल इमेज। अच्छा यहाँ तो वर्चुअल इमेज हम यहाँ पे समझा ही दिए, लेकिन हाइट की अगर बात करें तो ये क्या होगा? अगर निगेटिव है, निगेटिव है तो इन्वर्टेड है, इन्वर्टेड है। अगर पॉजिटिव है तो क्या है? इरेक्ट है। क्या है? इरेक्ट है, सीधा खड़ा है, तभी पॉजिटिव है। फोकस की अगर बात करें तो ये हमारा क्या है? कॉन्केव मिरर है। तो कॉन्केव के केस में, इन द केस ऑफ कॉन्केव, कॉन्केव के केस में हमारा जो कॉन्केव में फोकस इधर ही रहता है, तो कॉन्केव में हमेशा निगेटिव माना जाता है। और कॉन्वेक्स में अगर देखा जाए तो कॉन्वेक्स, कॉन्वेक्स ऐसे बनता है, सॉरी ऐसे बनता है, यहाँ पॉलिशिंग होती है और ये इधर फोकस आता है,
तो इधर वाले पॉजिटिव तो माना जाता है, तो ये हमारा पॉजिटिव। एक बार ध्यान से समझ लेना बाबू, ये साइन कन्वेंशन बहुत जरूरी है। आगे न्यूमेरिकल जब लगाएंगे तो उसमें बहुत ज्यादा इसका इम्पैक्ट बहुत ज्यादा रहेगा, बहुत ज्यादा। अगर नहीं होता है तो क्वेश्चन लगेंगे ही नहीं, बिल्कुल। ठीक है, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट टॉपिक की तरफ। ये हमारा साइन कन्वेंशन समझ में आ गया। नेक्स्ट है मिरर फॉर्मूला। मिरर फॉर्मूला खास कुछ खास नहीं है। 1/f = 1/v + 1/u, यही है हमारा मिरर फॉर्मूला। मिरर फॉर्मूला देखते हैं, आगे बढ़ते हैं। बाबू एक बार फिर से आप लोगों को बोल रहा हूँ, बहुत अच्छी तरीके से थोड़ा ध्यान पूर्वक पढ़ाई कर लीजिए, ताकि पढ़ लिख करके कुछ नाम रोशन करो, माँ बाप का नाम रोशन करो। मुझे तो खैर कुछ दोगे नहीं, समाज सेवा की तरह हम आप लोगों के साथ हैं। आगे बढ़ते हैं मिरर फॉर्मूला की तरफ। तो मिरर फॉर्मूला, मिरर फॉर्मूला देख लेते हैं, यही बता देते हैं। मिरर फॉर्मूला 1/f = 1/v + 1/u, यही हमारा मिरर फॉर्मूला है। इसको क्लास 11th में हम जब क्लास 11th में पढ़ने जाओगे, ठीक है, कॉमर्स ले लिए तो खैर कोई बात नहीं, लेकिन बायो अगर लेते हो या फिर मैथ लेते हो तो दोनों में जब फिजिक्स में पढ़ोगे मिरर के बारे में, तो उसमें इसको पूरा बढ़िया तरीके से इसको करके दिखाया गया। क्या? अरे कुछ और नहीं, प्रूफ करके दिखाया गया। तो मिरर फॉर्मूला भी लगभग समझ ही गए। मैग्निफिकेशन अगर देखा जाए तो मैग्निफिकेशन पहले समझते हैं, मैग्निफिकेशन होता है। मैग्निफिकेशन क्या होता है? कोई भी ऑब्जेक्ट कितना बड़ा हो जाता है आफ्टर जब इमेज फॉर्मेशन होता है। कोई भी ऑब्जेक्ट और इमेज के बीच का जो रेशियो है वही बताता है मैग्निफिकेशन। ठीक है, तो मतलब वो कितना बड़ा हो रहा है, कितना छोटा हो रहा है या फिर सेम रह रहा है, वो कौन बताता है? मैग्निफिकेशन। तो मैग्निफिकेशन इज इक्वल फॉर्मूला होता है -v/u या फिर hi/ho, हाइट ऑफ इमेज अपॉन हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। तो एक बात और अगर इसमें ध्यान देने वाली बात है, अगर मैग्निफिकेशन इज इक्वल टू 1 है तो इसका मतलब इमेज की हाइट और ऑब्जेक्ट की हाइट सेम है, तभी तो 1 है। हाँ, दोनों कैंसिल हो तभी तो 1 है। तो इमेज की हाइट ऑब्जेक्ट की हाइट अगर सेम है तो मैग्निफिकेशन 1 होगा। मैग्निफिकेशन अगर ग्रेटर देन 1 है मतलब ऑब्जेक्ट मैग्नीफाई, इमेज मैग्नीफाई हो गया, ऑब्जेक्ट से बड़ा हो गया, मतलब हाइट ऑफ इमेज इज ग्रेटर देन हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। ठीक है, और m अगर कम है 1 से तो इसका मतलब जो इमेज है वो डिमिनिश्ड बन गया। कैसा बन गया है? डिमिनिश्ड, छोटा हो गया। किससे? ऑब्जेक्ट से। तो हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट इज ग्रेटर देन हाइट ऑफ इमेज। ठीक, तो ये भी हमारा चैप्टर खत्म हो गया। नेक्स्ट बढ़ते हैं रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। तो रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट क्या होता है? व्हेन अ लाइट पासिस फ्रॉम वन मीडियम टू अनदर मीडियम, अगर कोई मीडियम है, ठीक है, उसमें से एक मीडियम से दूसरे मीडियम में लाइट ट्रेवल कर रही है तो उसको हम बोलते हैं रिफ्रैक्शन। अगर हम बात करें यहाँ पे रिफ्रैक्शन की, तो लेट से ग्लास स्लैब है हमारे पास, किसका बना हुआ है? ग्लास का। मान लो यहां से लाइट आ रही है तो आफ्टर रिफ्लेक्शन ये इधर को मूव हो जाएगा। ठीक है, फिर हमने ये आफ्टर रिफ्लेक्शन यहां से अगर इसको हम इंक्रीज करते जाते हैं ऐसे, तो ये ऐसे होकर जाता है, लेकिन ये हमारा ऐसे होकर। ठीक, तो यहां पर हमारा जो लाइट है वो जाना चाहिए था ऐसे सीधा, लेकिन वो क्या हुआ? हल्का सा डिस्प्लेस होकर के यहां से जाएगा। तो ये जो डिस्प्लेस हुआ, हाँ पहले तो रिफ्रैक्शन समझ रहे थे ना, रिफ्रैक्शन
रिफ्रैक्शन होता क्या है? व्हेन अ लाइट पास फ्रॉम वन मीडियम टू अनदर मीडियम, when a light pass from one medium to another medium, then it bends their path, and this phenomenon is called refraction. मतलब ये जो आई है ये रिफ्रैक्टिव एंगल, ठीक है। तो ये गेट्स रिफ्रैक्टेड, तो वो थोड़ा सा बेंड हो जाता है और इसी फेनोमेना को बोलते हैं, क्या बोलते हैं? रिफ्रैक्शन। और देखो इसको बोलते हैं रिफ्रैक्टिव एंगल, और ये फिर से जब यहां से ये बाहर आता है तो इसको बोल देते हैं इमर्जेंट एंगल, और यहां पर आता है एंगल आई इज इक्वल टू एंगल ई, मतलब एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू एंगल ऑफ इमर्जेंट। ठीक, ये हमारा रहा रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। रिफ्रैक्शन होता क्या है? व्हेन अ लाइट पास फ्रॉम वन मीडियम टू अनदर मीडियम, इट बेंड्स देयर पाथ या फिर इट चेंज देयर पाथ, एंड दिस फेनोमेनन इज कॉल्ड रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। लिख सकते हो, ठीक है। नेक्स्ट, तो रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट समझ में आ गया। नेक्स्ट लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन पे सर चलते हैं। तो जिस प्रकार से लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन है, उसी प्रकार से लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन भी है। तो लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन क्या कहता है? इंसिडेंस एंगल, रिफ्रैक्टेड एंगल एंड द नॉर्मल लाई ऑन द सेम प्लेन, पहला। दूसरा क्या कहता है? साइन आई अपॉन साइन आर इज इक्वल टू कांस्टेंट। क्या होता है? साइन आई अपॉन साइन आर इज इक्वल टू कांस्टेंट, और यही साइन आई अपॉन साइन आर बताता है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ दिस मीडियम। जो ग्लास का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स वो यही बताता है, ठीक है। चलो, ये हमारा होता है लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन, खत्म। तो दो लॉ हैं, जिस प्रकार से रिफ्लेक्शन के दो लॉ, उसी प्रकार से रिफ्रैक्शन के भी दो लॉ हैं। कौन कौन से? पहला एंगल ऑफ इंसिडेंस, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन और नॉर्मल, तीनों सेम प्लेन पे लाई करते हैं। दूसरा साइन आई अपॉन साइन आर इज इक्वल टू कांस्टेंट। तीसरा लॉ ये भी लिख नहीं है तो थ्रू अ ग्लास स्लैब है, खैर वो नहीं है। नेक्स्ट है कॉज ऑफ रिफ्रैक्शन। कॉज ऑफ रिफ्रैक्शन क्या है? लाइट ये रेयरर मीडियम से डेंसर मीडियम में जाती है, ये मतलब कॉज ऑफ रिफ्रैक्शन। रिफ्रैक्शन का मतलब है कि कॉज ऑफ रिफ्रैक्शन ये क्या है बाबू? जब लाइट एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाती है तो क्यों रिफ्रैक्ट होती है? रिफ्रैक्शन का मेन कारण क्या है? तो रिफ्रैक्शन का मेन कारण होता है मीडियम का रेयरर डेंसर होना। रेयरर डेंसर मतलब उसके पार्टिकल बहुत नजदीक है तो डेंसर हो गया, उसके पार्टिकल बहुत दूर है तो क्या रेयरर हो गया। जैसे कि एयर के पार्टिकल बहुत दूर है तो रेयरर हो गया। वाटर पार्टिकल नजदीक है, डेंसर हो गया। वाटर, अब ग्लास देख ले तो वाटर के कंपैरिजन में ग्लास के पार्टिकल और नजदीक है तो वाटर के कंपैरिजन में ग्लास डेंसर मीडियम हो गया, वाटर रेयरर मीडियम हो गया। और वाटर एयर की बात करें तो एयर रेयरर मीडियम, वाटर डेंसर मीडियम। तो यही बात है। यहाँ पे हम अगर बात करें तो रेयरर मीडियम ये है और डेंसर मीडियम ये है। तो यहाँ पर देखें कि रेयरर, जब लाइट रेयरर मीडियम से डेंसर मीडियम में जा रही है तो ये नॉर्मल के टूवर्ड, किधर? जब रेयरर से डेंसर की तरफ जा रही है तो नॉर्मल टूवर्ड द नॉर्मल क्या हो रही है? बेंड हो रही है। और दूसरा अगेन वो डेंसर से रेयरर में जब जा रही है, जब डेंसर से रेयरर में जा रही है तो नॉर्मल के अवे हो गए। देखो जाना चाहिए ऐसे, लेकिन ये अवे फ्रॉम द नॉर्मल है, ठीक है। तो ये मेन कॉज ऑफ रिफ्रैक्शन है, रेयरर एंड डेंसर मीडियम। तो ये भी खत्म, कॉज ऑफ। और नेक्स्ट है रिफ्रैक्शन थ्रू अ ग्लास स्लैब, जो कि हमने यहाँ पे बना दिया। ये भी टॉपिक कवर हो गया, रिफ्रैक्शन थ्रू अ ग्लास स्लैब, जैसे कि ये जो हमने बता दिया। और इसी को बोलते हैं लेटरल डिस्प्लेसमेंट। लेटरल डिस्प्लेसमेंट मतलब लाइट को जाना चाहिए था ऐसे, लेकिन ये बेंड होकर के ऐसे जा रही है, यही हमारा क्या है? लेटरल डिस्प्लेसमेंट है। लेटरल डिस्प्लेसमेंट, ठीक है। ये इतना जो है इसको बोला जाता है लेटरल डिस्प्लेसमेंट, ठीक है। तो ये भी हमारा टॉपिक कवर होगा, रिफ्रैक्शन थ्रू अ
ग्लास स्लैब। ये जो ग्लास स्लैब है इससे रिफ्रैक्शन किस तरीके से होता है ये टॉपिक कवर हो गया। नेक्स्ट चलते हैं रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होता है कि मतलब एक बॉडी के कंपैरिजन में दूसरे बॉडी कितना डेंसर या फिर कितना रेयरर है, ये कौन बताता है? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जितना ज्यादा रहेगा, ठीक है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जितना ज्यादा रहेगा उतना हमें ज्यादा बेंड देखने को मिलेगा, ठीक है, बेंड उतना ज्यादा देखने को मिलेगा। तो यहां देखा जाए अगर, तो इसको पहले इरेज करते हैं, इसको पहले इरेज करते हैं, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को समझते हैं। तो होता है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दो, एक होता है एक रिफ्रैक्टिव इंडेक्स फ्रॉम वन मीडियम इन कंपेयर टू सेकेंड मीडियम, और एक होता है एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। तो एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होता है कि अगर हमारा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स एयर के कंपैरिजन में रहे तो उसको बोलते हैं एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। खैर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को म्यू से डिनोट किया जाता है, म्यू से भी डिनोट, कभी कभार एन से भी देख जाओगे। और इसको मान लो हमें ग्लास का अगर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकालना है तो ऐसे लिखा जाता है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास विथ रिस्पेक्ट टू एयर। ग्लास का निकालना है एयर के रिस्पेक्ट में, तो लिखते हैं रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास विथ रिस्पेक्ट टू एयर। तो यहाँ पे हमने जो ये बनाया था, यहां से ऐसे जा रहा था, ऐसे जा रहा था, फिर ऐसे जा रहा था, तो यहाँ पे हम दिखे थे, ये इसको बोलते हैं आई और इसको बोलते हैं आर। तो साइन आई अपॉन साइन आर, ये हमारा इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बता देगा। या फिर एक तरीका और है, स्पीड ऑफ लाइट, स्पीड ऑफ लाइट इन एयर अपॉन स्पीड ऑफ लाइट इन ग्लास, ये हमारा दूसरा है, ठीक है। तो ये हमारा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बताता है, कौन? ये हमारा फॉर्मूला रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के लिए हम इसको सॉल्व कर सकते हैं, आगे देख सकते हैं। और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स एंड स्पीड ऑफ लाइट के कंपैरिजन ये भी हमने बता दिया, और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ये भी बता दिया। आज के लिए इतना ही। खैर वीडियो थोड़ा सा लंबा हो गया तो अब खत्म करते हैं। धन्यवाद, आज के लिए इतना ही। और एक बार फिर हम कहेंगे कि हमारा एसपी क्लासेस, सक्सेस पॉइंट कोचिंग क्लासेस, जो कि हमारा गोरखपुर में चलता है, ऑफलाइन चलाते हैं। और अगर आप हमसे जुड़ना चाहते हैं और ऑफलाइन जुड़ करके कोचिंग करना चाहते हैं तो आप हमसे मिल सकते हैं, कांटेक्ट कर सकते हैं। खैर जो भी हमारा डिटेल्स है वो डिस्क्रिप्शन में तो दिए हैं। धन्यवाद।